चैप्टर का नाम है आपका एवरेस्ट की शिखर यात्रा कर रहे हैं बैचेंद्री पाल। क्लास 9th स्पर्श, चैप्टर कौन सा आपका? थर्ड। बैचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। 24 मई 1954। बछेंद्री अपनी माँ हंसा देई नेगी, ये बेटा याद करना पड़ेगा, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। बछेंद्री पाल 1954 में, 7 साल बाद भारत आजाद होने के 47 में भारत आजाद हुआ, 50 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके 4 साल बाद 1954 में 24 मई 1954 बछेंद्री अपनी माँ हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। असमर्थ मतलब समर्थ नहीं थे, खर्चा नहीं उठा सकते थे इसकी पढ़ाई का, गरीब थे। अतः इसलिए बछेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। मतलब कि कपड़े वगैरह सिल के, आसपास की लेडीज वगैरह के कपड़े सिलती थी, उससे जो पैसे मिलते उससे उसने अपनी 8वीं क्लास से आगे की पढ़ाई की। 10वीं पास करने के बाद बछेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उसके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं तो स्कूल के जो अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल वगैरह, ये सब क्या है, माँ बाप को कहते हैं भाई बच्चा पढ़ाई में बढ़िया है, इसे आगे पढ़ाओ, ठीक है ना। तो उसको सहमत किया, सहमत, एग्री करना, एग्री, भाई पढ़ा लो इसे। जबकि पिता तो गरीब थे तो सोचते थे भाई आगे पढ़ा के क्या करेंगे बच्ची को। तो बछेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों, विषम मतलब अपोजिट, जो उसके लिए अच्छी नहीं थी, ऐसी स्थिति, बुरी स्थिति के बावजूद संस्कृत से एमए, संस्कृत से उसने क्या किया, एमए, और फिर एमए मतलब मास्टर इन एजुकेशन, और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। बीएड, बैचलर इन एजुकेशन, ये कोर्स होता है जो टीचर बनने के लिए जरूरी है, बीएड। और लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। भाई सब कुछ उसके अगेंस्ट था, माँ बाप गरीब थे, पढ़ा नहीं सकते थे, फिर भी सिलाई कढ़ाई करके पढ़ी, आगे भी उसने एमए किया, बीएड की। तो दिखाता है ये सब कि वो बहुत अपने जो उसने टारगेट फिक्स कर लिया उसके लिए बहुत मेहनत कर सकती है। और यही जो इसका नेचर है वो काम आया। पर्वतारोही, पर्वतारोही पर्वत के ऊपर आरोह यानी चढ़ने वाले, तो पहली भारतीय महिला थी जो पर्वत के ऊपर चढ़ी। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। देखो ये है कहाँ की, उत्तरांचल, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, चमोली पहाड़ी इलाका है। तो एक्चुअली जहां ये पैदा हुई वो पहाड़ ही थे, तो बचपन से पहाड़ों के बीच पैदा हुई। तो जब ये पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती तो बड़ा भाई इसे तो मना करता, ठीक है ना, रोक देता था। और इससे जो छोटा था, 6 साल छोटा, उस भाई को कहता, चढ़ने के लिए उकसाता कि हाँ हाँ तू चढ़ जा। इसे बड़ा बुरा लगता है कि मुझे मना करे और उसे चढ़ने के लिए कह रहा है। तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता। वह सोचती कि भाई है, क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी है बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। अब देखो जैसे तुम स्कूल जाते हो बेटा, बस पकड़ी और स्कूल पहुंच गए, घर के आगे से वैन ले लिया, स्कूल छोड़ दिया। लेकिन इनके टाइम में ऐसा नहीं था। जहां ऊपर पहाड़ था वहां स्कूल था, और जब ये नीचे रहते तो स्कूल से 5-6 मील, मील किलोमीटर से भी बड़ा होता है, यानी लगभग ये लगा लो अंदाजा 7-8 किलोमीटर पैदल, पैदल बराबर ये रोड नहीं है जैसा ऐसा है, पहाड़ की चढ़ाई 6-7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ता
था और ये बहुत डिफिकल्ट काम था, ठीक है, लेकिन इन्हें ये रेगुलर करना था। इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज की। बछेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया। बछेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वत पर चढ़ने की यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध खुद लिखा इन्होंने। और ये जो अंश उसकी किताब से ये जो कुछ टुकड़ा यहाँ दिया हुआ विवरण है, लोम हर्षक यानी बहुत खुशी देने वाला अंश बछेंद्री के उस अंतिम पड़ाव के शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के लिए ये पल पल का बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानव पाठक भी उसके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यहां से अब ये शुरू होता है बेटा। यहां तक क्या थी इसके बारे में बताया था। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च कब 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। यानी पहले तो इन्हें बेस कैंप पहुंचना था। बेस कैंप बर्फ पड़ी हुई थी, रास्ता बंद था, तो वो जो था रास्ता साफ करने के लिए आगे चले गए। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। कौन सा? नमचे बाजार। कौन सी जगह का? शेरपा लैंड का। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। बेटा पहाड़ों पे जो रहते हैं, कहाँ? नेपाल में, उन्हें शेरपा कहा जाता है। इस इलाके में जो लोग रहते हैं तो शेरपा लैंड यानी इनकी जगह है। वहां एक जगह को नेमचे बाजार कहते हैं। मोस्टली लोग यही रहते हैं आसपास। यह नेमचे बाजार ही था जहां से मैंने मतलब किसने? बछेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा, निहारा मतलब देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाली लोग उसे क्या कहते हैं? सागर माथा। हम क्या कहते हैं? एवरेस्ट कहते हैं। और ये नाम बछेंद्री पाल को, जहां भी ये मुझे है मतलब बछेंद्री पाल खुद लिख रही है, तो मुझे यह नाम अच्छा लगा, यानी बछेंद्री पाल को ये नाम बढ़िया लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। एक बड़ा सा फूल, प्लूम जिसको कहते हैं, बर्फीले जगह पे होने वाला, उसपे ऐसा जैसे झंडा लहरा रहा हो, ऐसे वो फूल दिखाई दिया। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। यानी ऊपर हवा की स्पीड 150 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की स्पीड होती है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। एक्चुअली ये फूल नहीं था, बर्फ ऊपर उड़ रही थी। पहाड़ के ऊपर क्या उड़ रही थी? बर्फ। क्यों उड़ रही थी? हवा की स्पीड बहुत तेज थी और इसीलिए एक फूल जैसा सा गोल वो बनाई दे रहा था, जो इसे झंडे जैसा दिखाई देता था। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था, बर्फ का ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। 10 किलोमीटर तक उड़ती हुई बर्फ दिखाई दे रही थी। ऐसे साथ साथ में शिखर पर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। तो बर्फ के इन तूफानों के बीच में से निकलना पड़ता था। विशेषकर जब मौसम खराब है तो ऐसा जरूर होता था। यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। 26 मार्च को ये पेरिस जगह का नाम है, वहां पहुंचे तो हिमस्खलन, बर्फ अपनी जगह से आगे खिसक जाती है। आपने टीवी पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, बर्फ फिसल जाती है। उसकी वजह से शेरपा कुली, जो इनके साथ कुली जाते हैं, वहां के शेरपा, वहां का लोकल आदमी, वो एक मर गया था। तो उसका इसके दुखद समाचार इसको मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए।
ये बता रहा है कि कौन सी जगह पे किस तरह से बर्फ खिसकी। 16 कुली इनके साथ का सामान ऊपर ले जा रहे थे, उनमें से एक मर गया और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद यानी दुख को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, नेता कौन थे इनके जो मेन हेड थे, वो खुल्लर, कर्नल खुल्लर। और उसके बाद जो उपनेता थे प्रेमचंद थे। पहले जो दल अग्रिम आगे जाने वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। वो पेरिस वापिस जहाँ पे ये थे वहां पे लौट आए और बताया कि ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप के एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ते पे चिन्हित निशान कर दिया। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं, जितना भी इन्होंने अभी तक कोशिश की है, आगे रास्ता बनाया सब बेकार हो सकता है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। ठीक है।